हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये वीडियो है सेपोए फार्मा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सो एग्ज़ाम आपका जून 2025 में कंडक्ट होने वाला है एंड इसी एग्ज़ाम को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर पे ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे। सारा जो 100 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 100 में फार्मेसी के 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस को इन सब्जेक्ट वाइज वीडियोस में कवर अप किया जाएगा एंड रिमेनिंग जो इंग्लिश एंड जीके का सेक्शन रहता है उसको हम अपकमिंग वीडियोस में उसका भी एक एक सेक्शन रखेंगे। सो जो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है, इसमें मैं फार्माकोलॉजी के 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीरीज़ में आपकी एक लिमिटेड वीडियो सीरीज़ रहेगी। 9 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। इन 9 सब्जेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस, ठीक है। जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, जिस सब्जेक्ट में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उनको हम मेजरली पहले कवर अप करेंगे। जिनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम आने के चांसेस हैं उनको हम बाद में कवर अप करेंगे। 9 सब्जेक्ट हैं। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें जीके जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सिलेबस में आपका कंप्लीट जीके आ जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट जो भी जीके के रहते हैं, जनरल साइंस इंक्लूडिंग, वो सारी चीज़ें आपको जीके में देखने को मिलेंगी। इसके भी हम सेपोए फार्मा मीन्स इंडियन आर्मी के रिलेटेड जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे एंड इंग्लिश का एक स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन किया गया है, तो उसको भी हम सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस वाइज प्रिपरेशन है, तो इंग्लिश में भी हम वैसे ही प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही जो आपकी फार्मेसी 1 एंड फार्मेसी 2 है, 2 पार्ट आपके फार्मेसी सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका फार्मेसी 1, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें सिर्फ आपके 3 ही सब्जेक्ट मेंशन है, मींस हर एक सब्जेक्ट से आपके 10 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। देन सेकंड पार्ट जो है, इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स में 20 क्वेश्चंस आएंगे, मींस आप अगर इक्वली डिवाइड करें तो हर एक सब्जेक्ट से 3 क्वेश्चंस बनेंगे एंड कुछ सब्जेक्ट से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इसमें पैटर्न रहेगा। तो आपको बेस्ड ऑन जो ये फार्मेसी 1 में 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन पे आपको हाई प्रेफरेंस रखनी है, इनको आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, ताकि यहाँ से आप 30 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर पाएँ। फार्मेसी 2 में कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जिनके क्वेश्चंस के टॉपिक्स काफ़ी कॉमन रहते हैं, वहीं से क्वेश्चन हर साल आता है, तो उन टॉपिक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मेसी का हमारा क्या-क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे आपके 9 सब्जेक्ट हैं। फार्मेसी 1 में जैसे मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट आपका फार्माकोलॉजी है। इसके 100 से भी ज़्यादा अराउंड 130 समथिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड इन 100 क्वेश्चंस में आपकी जनरल फार्माकोलॉजी रहेगी। इसमें आपकी जनरल फार्माकोलॉजी रहेगी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो रहता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स, रिसेप्टर्स क्या हैं, ठीक है, कुछ ड्रग की इंटरेक्शंस क्या रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर अप करेंगे। जो आपके ड्रग क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, एडवर्स इफेक्ट के रिगार्डिंग, यूजेस के रिगार्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। फार्माकोलॉजी के लिए 2 वीडियोस रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही जो फार्मास्यूटिक्स पार्ट है, इसको मैं एक पार्ट में ही कवर करने की ट्राई करूँगा, बट अगर इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हाई रहते हैं, 300-400 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस वे में हम इसके भी 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 2 पार्ट में 2 वीडियोज़ में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में टॉपिक्स लिमिटेड हैं, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी वेरिड है, तो एक-एक एमसीक्यू क्वेश्चन से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसको सिंगल वीडियो में कवर किया जाएगा। साथ ही फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ह्यूमन नॉटमेंट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे, तो इनको हम सिंगल वीडियो में ही कवर अप करेंगे। अराउंड 1 आवर की क्लास जो है उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे। साथ ही इसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, सेपोए फार्मा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक 2024 में भी मैंने एक सीरीज़ ऐड की हुई है, आप उसको भी एज़ अ बैकअप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं।
उन्हीं क्वेश्चंस में कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर 2025 सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोलॉजी के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है असेंशियल ड्रग्स आर। असेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? तो असेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को मीट करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस एंड डेफिनेशन रिलेटेड हैं, कुछ इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मीन्स जो भी बेसिक इनिशियल चैप्टर्स हैं विदाउट क्लासिफिकेशन वो वाले सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्फन ड्रग इज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्फन ड्रग क्या है? सो ऑर्फन ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो कि किसी रेयर डिजीज़ की ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपको रेयर डिजीज़ जो है वो याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो ड्रग जो कि एडमिनिस्टर किस रूट से किया जाएगा कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसमें सबसे ज़्यादा हो। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका ओरल रूट से सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट। अब ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन सी एडवांटेजेस जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। सो यहाँ पे दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में देखने को नहीं मिलती, ये इसकी एक एडवांटेज नहीं है। देन दे प्रोड्यूस स्मूथ एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। सो इसमें आपकी स्मूथ रहती है लेकिन नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहती है ड्रग की, ये इस टाइप की पीक्स जो हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। दे मिनिमाइज इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस in the achieved plasma drug concentration. So this is also an advantage, and they avoid hepatic first pass metabolism of the drug. So hepatic first pass metabolism जो है ये भी आपका जो है वो avoid हो जाता है, तो this is also an advantage. तो जो advantage नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, so this is the correct answer. Then next question है in addition to slow intravenous infusion which of the following routes of administration allows for titration of the dose of a drug with the response. So इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के साथ में आपका इनहेलेशनल रूट जो है वो आपका अलो करेगा फॉर द टाइट्रेशन ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग विद द रिस्पॉन्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। तो ये आपका रहेगा, ये ड्रग आपका रहेगा डेस्मोप्रेसिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के कंपैरिजन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। सो इसमें जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन रहते हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शन। तो ये रूट आपका रहेगा इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन हैस्टन्स द एक्सक्रीशन ऑफ। तो यूरिन की अगर अल्कलाइनाइजेशन की जाएगी तो उसकी वजह से वीकली एसिडिक ड्रग्स की एक्सक्रीशन जो है वो हैस्टन हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरली बाय। सो ज़्यादातर ड्रग्स रहते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को कैसे जो है वो क्रॉस करते हैं। तो इसके लिए बेसिक प्रोसेस जो है वो आपका रहता है पैसिव डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़न कैसे होती है? तो डिफ्यूज़न जो है ये आपकी अफेक्टेड रहती है बाय एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अब्जॉर्व फ्रॉम द स्टमक। तो इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्व होंगे इंटेस्टाइन से?
तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका डिक्लोफिनेक सोडियम जो है वो हाईएस्ट अब्जॉर्व होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकली एसिडिक ड्रग, इनमें से वीकली एसिडिक ड्रग कौन सा है? तो वीकली एसिडिक ड्रग है आपका फिनाइटोइन सोडियम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस कैपिलरीज अदर देन दोज इन द ब्रेन इज, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहेगा ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है किसी भी सब्सटेंस का अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उसमें इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज़ स्पेसिफिक, इट इज़ पीएच डिपेंडेंट, इट इज़ सैचुरेबल एंड इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। सो ये आपका पीएच डिपेंडेंट जो है वो नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स कैन अल्टर द ओरल अब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स बाय, जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स रहते हैं ये बहुत सारे ड्रग्स की ओरल अब्जॉर्प्शन को अल्टर कर देते हैं। कैसे अल्टर करते हैं? सो ये गट मोटिलिटी को अल्टर करके अदर ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन को, ओरल अब्जॉर्प्शन को अल्टर कर देते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग रेफर्स टू, बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की क्या रहती है? सो बायो अवेलेबिलिटी है कि कितना अमाउंट ड्रग का, कितना परसेंटेज एडमिनिस्टर्ड डोज का रीच कर रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन अनचेंज फॉर्म, अनचेंज फॉर्म में कितना अमाउंट ड्रग का पहुंच रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो आपका रहता है बायो अवेलेबिलिटी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है bioavailability differences among oral formulation of a drug are most likely to occur if the drug, so जो bioavailability differences रहते हैं ओरल ड्रग, किसी ड्रग की ओरल फॉर्मुलेशन में वो किस वजह से अकर करते हैं? तो ये इसलिए अकर करते हैं क्योंकि जो ड्रग है वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है, सो दैट्स वाई ये जो बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस आते हैं वो इस वजह से आते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इंटेक्ट स्किन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो कि ड्रग की अब्जॉर्प्शन को गवर्न करता है फ्रॉम द इंटेक्ट स्किन? सो दिस फैक्टर इज लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एट अ गिवन मोमेंट इज 2 ग्राम and its plasma concentration is 25 microgram per ml, its volume of distribution is, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टोटल अमाउंट ड्रग का दिया गया है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है गिवन मोमेंट पे, वो है 2 ग्राम्स एंड उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन दी गई है 25 माइक्रोग्राम पर ml एंड इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी से इसको डिनोट करेंगे, कितनी क्या रहती है? सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, टोटल अमाउंट ड्रग का कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। सो इससे आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी ग्राम्स में है, ये आपकी माइक्रोग्राम्स में है, तो इसको आपको सेम यूनिट पे लेकर के आना पड़ेगा। तो अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूँ, सो अगर इसको मैं mg में कन्वर्ट कर दूँ तो 2 ग्राम्स जो है ये आपके हो गए 2000 mg एंड जो आपकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है जो कि आपकी 25 माइक्रोग्राम पर ml है, इसको भी मुझे mg में लेकर के आना पड़ेगा, तो ये आपके आ जाएगी 0.025 mg पर ml, ठीक है। तो ये हो जाएगी, आप इसको आइदर ग्राम्स में भी, दोनों को ग्राम्स में कर सकते हैं, तो वैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अब इसमें आपको दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, तो अब इसको आप सिंपली डिवाइड करेंगे, 2000 को डिवाइड किया जाएगा विद 0.025, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 80 लीटर्स, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 80 लीटर्स। सो ये इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड देन आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ ड्रग टेंड्स टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सा फैक्टर है ड्रग का जो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा? सो ये फैक्टर कौन सा है? सो दिस फैक्टर इज हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ,
जो मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका फीचर है? सो इट इज़ अ फीचर ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a non-volatile highly lipid soluble drug is metabolized at a rate of 15% per hour. On intravenous injection it produces general anesthesia for 10 minutes. Which process is responsible for termination of its action? अब कौन सा प्रोसेस जो है वो इसके एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो ये एक्शन आपका रहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ब्रेन बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ मेनी ड्रग्स इनटू ब्रेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किससे बना होता है? सो ये आपका इसमें पी ग्लाइकोप्रोटीन एफ्लक्स कैरियर्स इन ब्रेन कैपिलरी सेल्स, देन टाइट जंक्शंस इसमें रहते हैं बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेन कैपिलरीज, एंड इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन ब्रेन कैपिलरी वॉल्स। तो ये सारे ही जो हैं वो इसमें आपके रहेंगे, कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय टाइट जंक्शंस बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन कैपिलरीज एंड द ग्लाइल टिश्यूज। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। देन इट अलाउज पैसेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू द ब्रेन। ठीक है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स रहेंगे उनका ही पैसेज ब्रेन की तरफ होगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट लिमिट्स एंट्री ऑफ हाईली आयनाइजेबल ड्रग्स इनटू द ब्रेन। जो हाईली आयनाइजेबल ड्रग्स हैं उनकी एंट्री को लिमिट करेगा, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन इट रेगुलेट्स पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्रेन इनटू ब्लड। ठीक है, तो ये इसमें फंक्शन इसका नहीं रहेगा, इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट इसमें रहेगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीकली एसिडिक ड्रग्स। अब वीकली एसिडिक ड्रग्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो वीकली एसिडिक ड्रग्स जो हैं ये आपके अल्कलाइन यूरिन में फास्टर एक्सक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स बनाती है। ठीक है, जो भी आपके लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स रहेंगे उसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो हाई रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन रहती है ड्रग की वो क्या रहती है? सो ये आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होती है अनलेस एक्टिवली एक्सट्रैक्टेड बाय द लीवर। जब तक लीवर इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरली डायरेक्टेड टू। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग की है वो प्राइमरली आपकी कन्वर्ट करेगी लिपिड सॉल्युबल फॉर्म को इनटू नॉन लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स में, ताकि वो एक्सक्रीशन के लिए आपका रेडी हो जाए ड्रग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग। इनमें से प्रो ड्रग कौन सा है? प्रो ड्रग मीन्स इनएक्टिव ड्रग है जो कि बॉडी में जाने के बाद एंजाइमेटिक एक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो आपका एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका रहता है ऑप्शन नंबर डी, एनालाप्रिल, इट इज़ अ प्रो ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रो ड्रग इज। अ प्रो ड्रग क्या है? सो प्रो ड्रग आपका इनएक्टिव ड्रग है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम is involved in the metabolism of large number of drugs in human beings and has been implicated in some dangerous drug interactions। तो ये वाला साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम आपका रहता है CYP3A4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम CYP2D6। जो साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम है CYP2D6, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं होगी?
सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट जनरेट्स हिपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन इमीन फ्रॉम द पैरासीटामोल। तो ये पहली ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, तो इसमें ये मेटाबोलाइट जो है वो नहीं बनता है। तो यहाँ पे ए जो है वो आपकी नॉट ट्रू रहेगी। ट्रू वाले भी देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन डीमिथाइलेशन ऑफ कोडीन इनटू मॉर्फिन, दिस इज ट्रू। Then its altered form is responsible for poor capacity to hydroxylate many drugs including metoprolol, this is also true. Then it is inhibited by quinidine, quinidine से ये inhibit होता है, सो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो नॉट ट्रू आपकी आ गई है ऑप्शन नंबर ए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली अकरिंग कंजुगेशन रिएक्शन फॉर ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स इज। मोस्ट कॉमनली अकरिंग कंजुगेशन रिएक्शन ड्रग्स के लिए एंड उनके मेटाबोलाइट्स के लिए कौन से हैं? सो दिस वन इज ग्लूकुरोनिडेशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कैन बी अ कॉज ऑफ। जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन है वो किसका कॉज हो सकती है? सो इट कैन बी अ कॉज ऑफ टॉलरेंस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन इज एंटायरली नॉन माइक्रोसोमल। अब इनमें से कौन सा ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन जो है वो नॉन माइक्रोसोमल है? सो दिस रिएक्शन इज एसिटाइलेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर इंड्यूसिबल। इनमें से कौन से ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो हैं वो इंड्यूसिबल टाइप के हैं? सो दीज आर द microsomal enzyme, these are the inducible type, so option A is correct. Next question है इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व्स। जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की इंडक्शन होती है वो क्या इन्वॉल्व करती है? सो इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम प्रोटीन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग दैट अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। तो यहाँ पे हमें ड्रग सेलेक्ट करना है जो कि एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा इन द लीवर, सो दिस ड्रग इज प्रोप्रेनोलोल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग्स विच अंडरगो हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। तो कौन से ड्रग्स जो हैं वो हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनका लीवर में? सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स हैव लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी, जिनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी लो रहती है उनमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहती है किसी ड्रग की वो कैसे अफेक्ट होती है? सो इट इज़ अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ ड्रग अंडरगोज नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन इट्स रीनल क्लियरेंस विल बी। अगर कोई ड्रग जो है वो नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन में जाता है तो उसका रीनल क्लियरेंस जो है वो कैसा रहेगा? तो उसका रीनल क्लियरेंस जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा रहेगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन जी इज़ लॉन्गर इन द न्यूबॉर्न बिकॉज देयर। जो प्लाज्मा हाफ लाइफ रहती है पेनिसिलिन जी की वो ज़्यादा रहती है न्यूबॉर्न में, क्यों? सो ज़्यादा रहने का रीज़न ये है कि जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है वो आपका पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है न्यूबॉर्न्स में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एट अ रेट ऑफ 10 mg per hour at a steady state plasma concentration of 5 mg per liter then its renal clearance is। तो ये भी आपका अगेन न्यूमेरिकल टाइप है कि अगर ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में 10 mg पर आवर के रेट पे स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन जिसकी है 5 mg पर लीटर, सो इसका रीनल क्लियरेंस जो है वो क्या रहेगा? तो इसके लिए भी आपका एक काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होगा। सो सिंपल फार्मूला है क्लियरेंस रेट इज मीन्स रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, किस रेट पे एक्सक्रीट हो रही है एंड क्या उसकी कंसंट्रेशन है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। रेट है 10 mg पर आर, ठीक है, रेट कितना है 10 mg पर आर। इसमें आपको कन्वर्जन की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि mg में ही दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आप डिवाइड करेंगे क्लियरेंस रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 10 आपका रेट आ गया, 5 आपकी कंसंट्रेशन आ गई, ये क्या आई mg पर आर, दिस वन इज mg
पर लीटर, ठीक है। अब इसमें आप सिंपली डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 लीटर पर आवर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी और फंडामेंटल व्हाट अ डिराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। अब इनमें से कौन सा एक डिराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है? तो डिराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में आपका आ जाएगा प्लाज्मा हाफ लाइफ, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर कोई ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से एलिमिनेट हो रहा है तो उसका जो क्लियरेंस वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ड्रग हैज़ अ कांस्टेंट बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन इट्स मेंटेनेंस डोज रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। अगर किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है, तो उसकी जो मेंटेनेंस डोज रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल बॉडी क्लियरेंस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the clearance of a drug remains constant, doubling the dose rate will increase the steady state plasma drug concentration by a factor of। so अगर हम ड्रग क्लियरेंस को कांस्टेंट रखेंगे एंड डोज रेट को हम डबल कर देंगे, सो उसकी वजह से स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ेगी? सो इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स, ठीक है, 2 के फैक्टर से बढ़ जाएगी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the same dose of a drug is repeated at a half-life intervals, the steady state plasma drug concentration is reached after। so अगर सेम डोज ड्रग की रिपीटेडली हाफ लाइफ इंटरवल पे दी जा रही है तो जो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो कब अचीव होगी, ठीक है। सो ये आपकी 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद अचीव हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्न बाय इट्स। जो लोडिंग डोज है ड्रग की ये आपकी गवर्न होती है बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड लेवल्स ऑफ डायूरेटिक ड्रग्स इज नॉट प्रैक्टिस बिकॉज। सो डायूरेटिक ड्रग्स के जो ब्लड लेवल्स हैं उनको मोनीटर करना प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। क्यों प्रैक्टिस नहीं किया जाता है? क्योंकि इसको नॉर्मली जो है इनके इफेक्ट्स को मेजर किया जा सकता है, so it is easier to measure the effect of these drugs, so that's why ब्लड लेवल्स को मॉनिटर नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग। सो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना कब हमारे लिए यूज़फुल रहेगा? सो ये लिथियम कार्बोनेट के केस में यूज़फुल रहेगा जहाँ पे कोई विजुअल साइंस नहीं रहेंगे आपको इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म इज अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग। किस टाइप के ड्रग के लिए सस्टेन्ड या कंट्रोल्ड रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म्स अप्रोप्रिएट रहेंगी? सो कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव जिसमें प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 आवर्स की होगी तो वहाँ पे आपकी दिस टाइप ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन है उसका इनमें से कौन सा फीचर रहेगा? तो फर्स्ट है, टेक्स अबाउट 1 वीक टू डेवलप, ठीक है। सो ये 1 हफ्ता लेता है डेवलप करने के लिए, सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें जो है वो ट्रू रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी। किस टाइप के ड्रग्स जो हैं वो बॉडी में एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं? सो दिस टाइप ऑफ ड्रग इज एलोपिरिनोल, ज़ैंथिन ऑक्सीडाइज को इनहिबिट करता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर है आपका फेजोस्टिग्मिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर के रिलेशन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट है, ऑल ड्रग्स एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। सारे ड्रग्स स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू ही एक्ट नहीं करते हैं, मल्टीपल रिसेप्टर्स पे वर्क कर सकते हैं।
देन ऑल ड्रग रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल, तो टारगेट सेल के सरफेस पे ही लोकेटेड नहीं होते हैं, तो ये भी आपकी ट्रू नहीं है। एगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, जो एगोनिस्ट हैं वो एक कन्फर्मेशनल चेंज को इंड्यूस करते हैं रिसेप्टर में, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इसमें ट्रू है। देन पार्शियल एगोनिस्ट हैव लो एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर, लो एफिनिटी नहीं होती है पार्शियल एगोनिस्ट की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट रहेगी ड्रग रिसेप्टर के लिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स एक्टिंग थ्रू रिसेप्टर्स एग्जिबिट द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, ड्रग्स जो कि रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं उनमें इनमें से कौन सा फीचर नहीं होगा। सो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी होगी, हाइपोटेंसी रहेगी, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म नहीं होगा, एंड डिपेंडेंस होगी, एक्शन की डिपेंडेंस होगी लिपोफिलिसिटी के ऊपर। सो ये सारी ट्रू हैं, एक्सेप्ट पूछे गए तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हैज़ नाउ शोन दैट, जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की स्टडी है उसने क्या शो किया है, सो इट हैज़ शोन दैट जो प्रॉपर्टीज़ हैं एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी की वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्शियल एगोनिस्ट कैन एंटागोनाइज द इफेक्ट्स ऑफ फुल एगोनिस्ट बिकॉज इट हैज़, सो जो भी पार्शियल एगोनिस्ट है वो फुल एगोनिस्ट के इफ़ेक्ट्स को एंटागोनाइज कर सकता है। क्यों एंटागोनाइज कर सकता है, क्योंकि इसमें आपकी हाई एफिनिटी रहती है बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेप्टर एगोनिस्ट पोजेसेस, जो रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं ये आपके एफिनिटी भी पोजेस करते हैं एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी विद पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एगोनिस्ट अफेक्ट द रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग मैनर, जो एगोनिस्ट हैं वो किस मैनर में अफेक्ट करते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल को, सो दे बेसिकली अल्टरेट्स फोल्डिंग और अलाइनमेंट ऑफ सब यूनिट्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेप्टर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, रिसेप्टर इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सो जो रिसेप्टर हैं या आपके लिगेंड रिकॉग्निशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो इसमें होते हैं, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग receptor type has 7 helical membrane spanning amino acid segments with 3 extracellular and 3 intercellular loops, so ये receptor type आपका रहता है G protein coupled receptor, so option D is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the G protein coupled receptor, इनमें से G protein coupled receptor कौन सा है, तो G protein coupled receptor है आपका muscarinic cholinergic receptor, so option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज़ एन इंट्रिंसिक आयन चैनल, इनमें से कौन सा रिसेप्टर जिसमें इंट्रिंसिक आयन चैनल रहता है, सो दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर इज गावा बेंजोडाइजिपीन रिसेप्टर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रिसेप्टर दैट इज लोकेटेड इंट्रासेलरली, यहाँ पे हमें रिसेप्टर सेलेक्ट करना है जो कि इंट्रासेलरली लोकेटेड है, सो दिस रिसेप्टर इज steroid receptor, so option B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है agonist induced autophosphorylation internalization and down regulation is a distinctive feature of, तो ये आपका डिस्टिंक्टिव फीचर रहता है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर का, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्व as intracellular second messengers and receptor mediated signal transduction except, सो इसमें पूछा गया है कि इन सभी सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब सर्व करेंगे कैसे एज अ इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर, किस में, रिसेप्टर मेडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन में, एंड देन एक्सेप्ट पूछा गया, तो इनमें से कौन सा इस तरीके से सर्व नहीं करेगा, तो इसमें आपका साइक्लिक एमपी सेम वे में एक्ट करता है आइनोसिटोल डायोसाइल ग्लिसोल, लेकिन जी प्रोटीन इसमें इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेप्टर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म विद द फास्टेस्ट टाइम कोर्स ऑफ रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन इज,
सो ये रिसेप्टर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कौन सा रहेगा? सो दिस वन इज इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसेप्टर विच इटसेल्फ हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। तो एक ऐसा रिसेप्टर जिसमें खुद से एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी रहती है, सो दिस वन इज इंसुलिन रिसेप्टर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स कैन अकर एज अ कंसिक्वेंस ऑफ। जो डाउन रेगुलेशन होती है रिसेप्टर्स की वो किस वजह से होती है? सो इट इज़ ड्यू टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ एगोनिस्ट, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ऑलमोस्ट लीनियर एक्सेप्ट एट द एंड। ठीक है, पूरा ये लीनियर रहता है एक्सेप्ट एंड पे ये लीनियर नहीं होता है। देन इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये नहीं होता है, सो ये इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन इट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एगोनिस्ट की कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है एंड इट कैन हेल्प इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है आपकी ऑप्शन नंबर बी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन थेरेपेटिक इफेक्ट्स डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव अ नैरो रेंज ऑफ डोजेज अ ड्रग इज सेड टू एग्जिबिट। तो जब थेरेपेटिक इफेक्ट डिक्लाइन करता है बोथ बिलो एंड अबव किसके? नैरो रेंजेस जो डोजेज की रहती हैं उसके, सो उस टाइम पे ड्रग जो है वो क्या एग्जिबिट करता है? सो ड्रग विल एग्जिबिट थेरेपेटिक विंडो फिनोमिना, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एग्जिबिट थेरेपेटिक विंडो फिनोमिना। इनमें से कौन सा ड्रग थेरेपेटिक विंडो फिनोमिना एग्जिबिट करेगा? सो दिस ड्रग इज इमिप्रामिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ पोटेंसी ऑफ अ ड्रग। पोटेंसी ऑफ ड्रग के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रेफर्स टू द डोजेज ऑफ द ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो डोज रिक्वायर्ड रहती है ड्रग की वो आपकी कहलाती है पोटेंसी, सो दिस इज ट्रू एंड इट कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑफ इट्स कंजेनर्स by the relative position of its dose response curve on the dose axis, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें ट्रू है पोटेंसी के रिगार्डिंग। then it is often not a major consideration in the choice of drug, so this is also true and then it reflects the capacity of the drug to produce drastic response, so drastic response produce करने के लिए ड्रग की कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट ये नहीं करता है, सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एफिकेसी रेफर्स टू। अब ड्रग एफिकेसी क्या है? तो ड्रग एफिकेसी रहती है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है रिस्पॉन्स की जो कि ड्रग के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती है, सो द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ मोर पोटेंट ड्रग इज़ मोर एफिकेशियस। जो ज़्यादा पोटेंट ड्रग होगा वो ज़्यादा एफिकेशियस होगा, हर बार ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहेगी। देन अ मोर पोटेंट ड्रग इज़ सेफर। जो ज़्यादा पोटेंट ड्रग है वो सेफर रहेगा, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। देन अ मोर पोटेंट ड्रग इज़ क्लिनिकली सुपीरियर। तो जो मोर पोटेंट ड्रग है वो क्लिनिकली सुपीरियर नहीं होगा। देन अ मोर पोटेंट ड्रग कैन प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एट लोअर डोजेज। जो ज़्यादा पोटेंट ड्रग होगा वो लोअर डोजेज पे भी सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा हर बार, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है इट इज़ ऑलवेज ट्रू, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर एफिकेसी ऑफ अ ड्रग नेसेसरली कन्फर्स। जो हायर एफिकेसी रहती है ड्रग की वो आपकी कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रिस्पॉन्स, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व्स ऑफ अ ड्रग फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्शंस आर वाइडली सेपरेटेड ऑन द डोज एक्सिस द ड्रग इज। सो अगर डोज रिस्पॉन्स कर्व किसी ड्रग का प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट एक्शंस और उसको वाइडली सेपरेट किया जाता है डोज एक्सिस पे, तो जो ड्रग है दैट विल बी हाईली सेलेक्टिव, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज द मेजर ऑफ इट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थेरेपेटिक इंडेक्स रहता है ड्रग का वो सेफ्टी का मेजर रहता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू द ड्रग नेम्ड विद इन parenthesis which of the following drugs has a higher potency but lower efficacy। सो ये आपका ड्रग रहेगा डायजीपाम, दैट इज पेंटोबार्बिटोन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट द टू ड्रग्स आर एग्जिबिटिंग। सो अगर दो ड्रग का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इक्वल है, उनके सम के इंडिविजुअल सम के इफेक्ट के इक्वल, सो जो दो ड्रग हैं वो आपके सिनर्जिज्म एग्जिबिट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटागोनिज्म बिटवीन एड्रेनलिन एंड हिस्टामाइन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म बिकॉज। सो एड्रेनलिन और हिस्टामाइन के बीच में एंटागोनिज्म को फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म कहा जाता है क्योंकि इनमें ऑपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीडोटल एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन साइनाइड पॉइजनिंग इज बेस्ड ऑन। एंटीडोटल एक्शन सोडियम नाइट्राइट का साइनाइड पॉइजनिंग में किसके ऊपर बेस्ड है, सो इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल एंटागोनिज्म, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a drug R producing no response by itself causes the dose response curve of another drug S to shift to the right in a parallel manner without decreasing the maximum response drug R is। सो अब यहाँ पे ड्रग R क्या है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, सो ड्रग R इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a drug which does not produce any action by itself but decreases the slope of the log dose response curve and suppresses the maximum response to the another drug is। तो ये ड्रग आपका नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रहेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। सो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में केमिकल रिजेम्बलेंस रहती है विद द एगोनिस्ट, पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट होती है एगोनिस्ट लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व की, सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम एगोनिस्ट रिस्पॉन्स, मैक्सिमम एगोनिस्ट रिस्पॉन्स की सप्रेशन नहीं होती है। देन अपेरेंट रिडक्शन इन एगोनिस्ट एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर, अपेरेंट रिडक्शन होती है एगोनिस्ट एफिनिटी की फॉर द रिसेप्टर, तो इसमें नॉट अ फीचर इज ऑप्शन नंबर सी, so this is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ गावा बट अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ डायज़ेपाम। इनमें से कौन सा ड्रग गावा का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है लेकिन डायज़ेपाम का नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, सो दिस ड्रग इज विकुकुलिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the dose of the following class of drugs has to be adjusted by repeated measurement of the affected physiological parameter। so dose किस particular class of drugs की adjust की जाती है by repeated measurement of the affected physiological parameter, so this one is oral anticoagulants, so option D is correct। next question है a drug which is generally administered in standard doses without the need for dose individualization is। so ये ड्रग आपका रहेगा मेवेंडाजोल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is not true of fixed dose combination formulation। fixed dose combination formulation के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। so first है they are more convenient, true। contraindication to one of the components does not contraindicate the formulation, ठीक है, अगर एक कंपोनेंट contraindicate है तो उसमें फॉर्मुलेशन के लिए contraindication नहीं होगी, तो contraindication इसमें हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन द डोज ऑफ एनी वन कंपोनेंट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली एडजस्टेड, तो किसी एक कंपोनेंट की डोज जो है उसको इंडिपेंडेंटली एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, so this is also true। the time course of action of the different components may not be identical, so this is also true। so not true आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, so this is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशंस आर नॉट नेसेसरली अप्रोप्रिएट फॉर। सो किसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन? सो ऐसे ड्रग्स जो कि सेम मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशंस मेंट फॉर इंटरनल यूज मस्ट नॉट कंटेन द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग। तो किस क्लास के ड्रग्स जो हैं वो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशंस में यूज़ नहीं किए जाते हैं, जो कि इंटरनल यूज़ के लिए बनाई जाती हैं? सो ये आपके ड्रग्स रहेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, inter-individual variations in EQ effective doses of a drugs are most marked if it is disposed by। सो अगर ये डिस्पोज होती हैं हिपैटिक मेटाबॉलिज्म से सबसे ज़्यादा मार्क की जाएंगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स इन द नियोनेट डिफर्स फ्रॉम दैट इन अडल्ट्स बिकॉज देयर फार्माकोकाइनेटिक्स नियोनेट्स में डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो फुली डेवलप नहीं होता है। सो दैट्स वाई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडवर्स ड्रग इफेक्ट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन इन अडल्ट्स? किस टाइप का एडवर्स इफेक्ट जो है वो ज़्यादा कॉमन रहता है चिल्ड्रंस में एज कम्पेयर टू अडल्ट्स? सो दिस वन इज क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड मसल डिस्टोनिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्डरली पेशेंट्स आर रिलेटिवली इनटॉलरेंट टू। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं टू डाइजॉक्सिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग एडवर्स इफेक्ट इज स्पेशली नोटेड इन मेन कंपेयर टू वुमेन। तो ये एडवर्स इफेक्ट आपका रहेगा कीटोकोनाजोल इंड्यूस्ड लॉस ऑफ लिबिडो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशियल डिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स हैज़ बीन मेंशन्ड इनकरेक्टली बिलो। तो यहाँ पे हमें रेशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो कि ड्रग के रिस्पॉन्स के साथ रिलेटेड है एंड इनकरेक्टली मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट वन इज अफ्रीकन्स रिक्वायर हायर कंसनट्रेशन ऑफ एट्रोपिन टू डायलेट प्यूपिल्स। अफ्रीकन्स में ज़्यादा कंसनट्रेशन रिक्वायर रहती है एट्रोपिन की प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए। दिस इज़ ट्रू। Then black races are more responsive to antihypertensive of action of beta blockers। so ये statement incorrect है। Then Japanese are more prone to develop SMON due to halogenated hydroquinolines। so this is also true। Then chloramphenicol induced aplastic anemia is rare among Indians। so ये भी आपकी true statement है। तो incorrect जो रहेगी वो आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज ड्यू टू अ स्पेसिफिक जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी। कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है? सो इट इज़ प्रीमाक्विन इंड्यूस्ड मैसिव हेमोलाइसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन बी इंड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है ये आपका इंड्यूस होता है इनमें से किस फैक्टर की वजह से? ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया है तो यहाँ पे हमें बताना किस फैक्टर की वजह से नहीं होता है। सो फर्स्ट है आपका सिगरेट स्मोकिंग, देन आता है आपका एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शन, एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड्स, कंजम्पशन चारकोल ब्रॉइल्ड मीट। तो इसमें आपका एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शन की वजह से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a drug which produces qualitatively different actions when administered through different routes। कौन सा ड्रग अगर डिफरेंट रूट से एडमिनिस्टर किया जाएगा तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट एक्शन जो है प्रोड्यूस करेगा? सो दिस ड्रग इज मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्लेसिबो। प्लेसिबो के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो प्लेसिबो क्या होता है, ये आपकी डमी मेडिकेशन होती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेशेंट्स ऑफ हिपैटिक सिरोसिस। सो हिपैटिक सिरोसिस पेशेंट में जो डिस्पोजिशन होती है एटेनोलॉल की वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती नहीं होती है। सो इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेशेंट्स विद रीनल insufficiency द क्लियरेंस ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिड्यूस्ड पैरेलल टू द रिडक्शन इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। सो उन पेशेंट्स में जिनमें रीनल insufficiency है, सो उनमें जो क्लियरेंस होगी किस ड्रग की रिड्यूस हो जाएगी इन पैरेलल टू द रिडक्शन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस। सो ये ड्रग आपका रहेगा डाइजॉक्सिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर यूरेमिक पेशेंट। यूरेमिक पेशेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट रहेगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है कि अटेनमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स एलिमिनेटेड थ्रू द किडनीज हैस्टन। सो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट रहेगी, दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी अदर स्टेटमेंट यूरेमिक पेशेंट के लिए करेक्ट हैं, जैसे कि पैथेडिन कैन कोज सीजर्स, डायजिपाम प्रोड्यूसेस एक्सेग्रेटेड सीएनएस डिप्रेशन एंड टेट्रासाइक्लिन्स फर्दर रेज ब्लड यूरिया लेवल। सो ये स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स। तो जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं उनमें ओरली एडमिनिस्टर्ड डायूरेटिक्स जो हैं दे मे नॉट बी इफेक्टिव बट द सेम मे वर्क पेरेंटली। ठीक है, ओरली इफेक्टिव नहीं होंगे लेकिन पेरेंटली जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग्स कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग सूटेबल एडजस्टमेंट। सो इंटरेक्शन जो है टेट्रासाइक्लिन फेरस सल्फेट के बीच में अवॉइड कर सकते हैं हम बाय मेकिंग सूटेबल एडजस्टमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग क्यूमुलेशन इज द बेसिस ऑफ ऑर्गन टॉक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग व्हेन यूज्ड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स। सो ड्रग एक्यूमुलेशन आपकी क्लोरोक्विन की हो सकती है, ये ऑर्गन टॉक्सिटी के बेसिस पे होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू। जो टॉलरेंस है ये आपकी जनरली एक्वायर्ड नहीं होती है टू एंटी सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू द फॉलोइंग एक्शन ऑफ मॉर्फिन। जो सिग्निफिकेंट टॉलरेंस है वो आपकी डेवलप नहीं होगी टू द फॉलोइंग एक्शन ऑफ मॉर्फिन। सो ये एक्शन आपका रहता है मायोसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग repeated intravenous injection of ephedrine shows the phenomena of। सो एनेस्थेसाइज्ड डॉग में अगर रिपीटेडली इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाएगा एफेड्रिन का, सो यहाँ पे टेकीफाइलेक्सिस कोज हो जाएगी। सो मींस बेसिकली रिसेप्टर ब्लॉकेड हो जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन undesirable effect of a drug that occurs at therapeutic doses and can be predicted from its pharmacological actions is called। so एक ऐसा undesirable इफेक्ट ड्रग का जो कि थेरापेटिक डोजेज पे अकर करता है एंड इसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के थ्रू जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस वन इज साइड इफेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप बी अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन यहाँ पे है आपका इडियोसिनक्रेसी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग विच हैज बीन यूज्ड एज अ थेरेपेटिक इफेक्ट इन अनदर कंडीशन इज। तो एक ऐसा साइड इफेक्ट ड्रग का जो कि एज अ थेरापेटिक इफेक्ट यूज किया जाता है किसी अदर कंडीशन में। सो दिस वन इज कॉन्स्टिपेशन कोज्ड बाय कोडीन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉक्सिक इफेक्ट डिफर्स फ्रॉम अ साइड इफेक्ट इन दैट। सो एक टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट से डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देन दैट अकर्स एट हायर डोजेज और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग टॉक्सिटी एंड पॉइजनिंग। ड्रग टॉक्सिटी एंड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। सो इसमें आपका टॉक्सिक इफेक्ट जो विच एंडेंजर्स लाइफ बाय मार्केटली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शंस इज कॉल्ड पॉइजनिंग। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है ड्रग टॉक्सिटी एंड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ एन एमेटिक टू रिमूव द इंजेस्टेड पॉइजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फॉलोइंग पॉइजनिंग एक्सेप्ट दैट बाय। सो ये आपका फेरस सल्फेट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन में से कौन सा है? सो इंसोम्निया आफ्टर टेकिंग pentobarbital is an idiosyncratic adverse drug reaction. So option B is correct. Next question है an immunologically mediated reaction to a drug producing stereotype symptoms unrelated to its pharmacodynamic actions is, so ये आपका कहलाएगा hypersensitivity. So option A is correct. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट एज। तो ड्रग्स जो कि एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं दे आर जनरली एक्ट एज हेप्टेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एलर्जिक ड्रग रिएक्शन इज कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। तो इनमें से कौन सा एलर्जिक ड्रग रिएक्शन जो है वो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज की वजह से कॉज होता है? सो दिस वन इज सीरम सिकनेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लाइफ सेविंग मेजर इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपका इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये आपका लाइफ सेविंग ड्रग रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कैन बी सप्रेस्ड बाय। जो टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है इनको सप्रेस किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एड्रेनलिन इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक है। सो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एड्रेनलिन के लिए कौन सा है एनाफाइलेक्टिक शॉक में? सो दिस वन इज इंट्रामस्कुलर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है intradermal drug sensitivity test can detect the presence of the following type of hypersensitivity. So intradermal drug sensitivity test टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अडिक्टिंग ड्रग विच प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंसेस। सो एक अडिक्टिंग ड्रग जो कि लिटल या फिर नो फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करेगा। So this one is amphetamine. So option C is correct. Next question है the essential feature in drug addiction is। drug addiction में essential feature क्या रहेगा? So this essential feature is physiological dependence. So option B is correct. Next question है adaptive neurophysiological changes produced by repeated administration of a drug which result in the appearance of characteristic withdrawal syndrome on discontinuation of the drug is called. So this one is called as physical dependence. So option D is correct. Next question है which of the following constitutes drug abuse। अब ड्रग एब्यूज़ इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो ड्रग एब्यूज़ कहलाएगी? So this one is repeated self-administration of morphine to derive euphoria. So this one will be the drug abuse. So option C is correct. Next question है addiction and habituation is। addiction and habituation जो है ये differ करते हैं from each other in the degree of attendant psychological dependence. So option D is correct. Then next question है adverse consequences may follow sudden discontinuation of the following drug after chronic intake. So this drug is clonidine. So option C is correct. Next question है the following vulnerable period of pregnancy for the causation of fetal malformations due to the drugs is। तो कौन सा वो vulnerable period रहता है प्रेगनेंसी का? तो दिस इज द 18 to 55 days of gestation. So option A is correct. Next question है the following is a proven human teratogen।
फॉलोइंग प्रूवन ह्यूमन टेरेटोजन कौन सा है? सो दिस वन इज वॉर्फरिन सोडियम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग विच हैज़ बीन फाउंड टू बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजन। तो यहाँ पे हमें ड्रग आइडेंटिफाई करना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजन है। सो दिस ड्रग इज आइसोट्रेटिनोइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमने 136 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट के डिस्कस कर लिए जो कि आपका बेसिक फार्माकोलॉजी रहता है। तो यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे कवर अप हो चुके हैं। अब हम इसमें ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, उनके यूजेस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स या अदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिक्स रहेगा, उसके बाद में हम जो है वो इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बेटर रिवीजन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।